रिज्यूम करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 8.15। अब इसमें वो पूछ रहा है व्हाट इज द फुल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स ड्यूरिंग नवंबर। वो यूनिट्स जो कि मुकम्मल हुए हैं उनकी फुल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है। अब ऐसा ही सवाल जो है वो लेक्चर में था जिसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था कि आप कैसे निकालते हो कॉस्ट पर यूनिट, कैसे निकालते हो विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, विद रिस्पेक्ट टू लेबर। ठीक है, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट प्लस इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ लेबर। फिर मतलब अगर आपने उसने आपसे पूछा कि फुल प्रोडक्शन कॉस्ट मुझे बताओ, तो आप दोनों कॉस्ट पर यूनिट को ऐड करके जो जिस यूनिट्स की बताई हुई है कि फुल प्रोडक्शन कॉस्ट है, आप उस पर उसको वैल्यू करते थे। आपको आवाज आ रही है मेरी? सही है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसे। ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं है। व्हाट इज द फुल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स ड्यूरिंग नवंबर। तो देखें, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको लेक्चर में भी समझाया था, उसमें मैंने आपको कहा था कि वो क्या क्या पूछ सकते हैं। अब इसमें उसने पूछा हुआ कि फुल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है कंप्लीटेड यूनिट्स की ड्यूरिंग नवंबर। तो फुल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने के लिए पहले तो मैं फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट निकालूंगा। अब कॉस्ट पर यूनिट जो है वो मैं एक कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकालूंगा मटेरियल्स की, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकालूंगा लेबर की। क्योंकि मैंने फुल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है तो मैं दोनों के कॉस्ट पर यूनिट को ऐड करूंगा। और मैंने फुल प्रोडक्शन कॉस्ट कंप्लीटेड यूनिट्स की निकालनी है तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा कंप्लीटेड यूनिट्स के साथ। अब मैंने जो क्वेश्चन आपको कराया था उसमें तो ये सॉल्व नहीं हुआ हुआ था, आपको इक्विवेलेंट यूनिट्स खुद निकालने पड़ते थे। लेकिन ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है इसमें फॉर्चुनेटली जो है ना, आपको इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल के दिए हैं। जैसे देखें, फिनिश यूनिट्स जो है वो विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल 100% मुकम्मल है तो फिनिश यूनिट्स 400 यूनिट्स थे। विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल 100% कंप्लीट है तो वो 400 के बराबर ही है। इसी तरह फिनिश यूनिट जो है वो विद रिस्पेक्ट टू लेबर भी 100% कंप्लीटेड है तो वो 400 के बराबर है। क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल जो है 100% कंप्लीट है, इसीलिए 100 यूनिट्स 100 के बराबर है। और विद रिस्पेक्ट टू लेबर 80% कंप्लीट है, इसीलिए 100 यूनिट्स 80% के बराबर है। इन्होंने फॉर्मेट रिवर्स किया हुआ तो आपने परेशान नहीं होना, वही फॉर्मेट अगर आपको आता हुआ तो बस दैट्स वेल एंड गुड। अब निकालते हैं फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले मैं निकालूंगा कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकालूंगा मटेरियल की। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकालूंगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मटेरियल की। और मैं कॉस्ट प्लस इक्विवेलेंट यूनिट निकालूंगा दूसरी चीज इन्होंने क्या दी है मुझे, मटेरियल दिया हुआ है 500 यूनिट्स ऑफ मटेरियल, लेबर कॉस्ट दी हुई है। ठीक है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और दूसरे में निकालूंगा कॉस्ट पर यूनिट इक्विवेलेंट यूनिट लेबर कॉस्ट की। तो ये सवाल आसान इसलिए है क्योंकि इक्विवेलेंट यूनिट्स भी उसने निकाल के दिए हैं। तो जो कॉस्ट है मटेरियल की वो ऊपर मुझे नजर आ रही है कि 500 यूनिट्स ऑफ मटेरियल प्रोसेस में आए थे और उनकी कॉस्ट थी 9,000। ठीक है, तो 500 में 400 फिनिश यूनिट्स से 100 क्लोजिंग इन्वेंट्री के हो गए, तो कॉस्ट जो है वो 9,000 होगी। और इक्विवेलेंट यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल ये टोटल गिवन है 500 यूनिट्स, तो ये 500 आ गई। फिर कॉस्ट प्लस इक्विवेलेंट यूनिट लेबर की निकालनी है तो लेबर कॉस्ट जो है वो 11,520 है। और इक्विवेलेंट यूनिट्स लेबर के कितने, 480। 400 यूनिट्स जो फिनिश यूनिट्स हैं, फिनिश का मतलब ये होता है कि वो फिनिश है तो वो 400 के बराबर है। और 100 यूनिट जो कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में वो 80% मुकम्मल है तो वो 80 के बराबर है। तो टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स लेबर के कितने हो गए, 480। इसको मैं 480 से डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 9,000 डिवाइड बाई 500 मुझे दे देगा 15। कॉस्ट पर यूनिट जो है 15 आ जाएगा, $15 पर इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ मटेरियल। और इसका आ जाएगा 11,528 डिवाइडेड बाई 480, $24 पर इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ लेबर। एक लेबर का जो इक्विवेलेंट यूनिट है उसमें आपने $24 कॉस्ट शामिल करानी है, एक मटेरियल का जो इक्विवेलेंट यूनिट है उसमें आपने, सॉरी ये 15 है, 18 शामिल करानी है। अब उसने आपसे फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पूछी हुई है कि फुल प्रोडक्शन कॉस्ट बताओ। तो फुल प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब ये है कि अगर मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट 18 है और लेबर की कॉस्ट पर यूनिट 24 है, तो जो फुल प्रोडक्शन कॉस्ट है उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। फुल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगी 18 प्लस 24 विच इज इक्वल टू 42। ये यहां तक बात आपको समझ आई है कि फुल प्रोडक्शन कॉस्ट मैंने कैसे निकाली है। अब उसने पूछा हुआ है कि फुल प्रोडक्शन कॉस्ट मुझे मुकम्मल यूनिट्स की बताओ।
तो आपने जो देखना है कि मुकम्मल यूनिट्स कितने, तो मुकम्मल यूनिट्स आपके 400 थे। फिनिश यूनिट्स का मतलब मुकम्मल यूनिट ही होता है ना, कंप्लीटेड यूनिट्स। तो मुकम्मल यूनिट्स आपके जो थे, कंप्लीटेड यूनिट्स, वो थे 400। और कॉस्ट पर यूनिट जो है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट 42 है। तो 400 को जब आप 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 400 टाइम्स 42, 16,800। यानी कि जो मुकम्मल यूनिट्स हैं उनकी फुल प्रोडक्शन कॉस्ट ये है। सिंपल था ये ऐसे, ठीक है। वैसे तो जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने इक्विवेलेंट यूनिट्स भी खुद भी आपको निकाल के दिए थे, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाया था। अब फर्ज करें वो पूछता कि मुझे बताओ कि व्हाट इज द फुल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो आप इस 42 को क्लोजिंग वाले यूनिट से मल्टीप्लाई करते, 100 से करते। अगर वो आपसे कहता कि मुझे बताओ कि प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है मटेरियल्स की, ठीक है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की, तो आप सिर्फ और सिर्फ मटेरियल्स की कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते। जैसी वो रिक्वायरमेंट पूछेगा उस हिसाब से जो है ना आपने करना है। ये सारी सारे सिनारियो मैंने आपको लेक्चर में भी बताए थे। इस क्वेश्चन में सिंपल था, उसने पूछा था कि फुल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है कंप्लीटेड यूनिट्स की। तो आपने कहा कि यार प्रोडक्शन कॉस्ट में एक मटेरियल की कॉस्ट है, एक लेबर की कॉस्ट है। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 18 है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट 24 है। तो फुल प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ तो 42 आ गई। और क्योंकि मुकम्मल यूनिट्स की उसने पूछा हुआ क्या कॉस्ट होगी, तो 42 को मैं जो मुकम्मल यूनिट से 400 उससे मल्टीप्लाई करूंगा, मुकम्मल यूनिट्स की कॉस्ट आ जाएगी 16,800। ठीक है, क्लियर है ये चीज? सही है। देखें अब मैं आपको चले बाकी भी बता दूं। अब फर्स्ट करें आप ये दूसरी भी कॉस्ट ले 100। वो अगर फर्स्ट करें आपसे पूछा फुल प्रोडक्शन कॉस्ट बताओ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की, तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 100 यूनिट्स है और कॉस्ट है 42। तो 100 टाइम्स 42 जो है वो आपको कितना दे देगा, 4200। तो ये इसकी कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नहीं नहीं, इसकी ये कॉस्ट ना होती, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, मैंने मिस्टेक किया। अब अगर वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की पूछा तो कैसे निकाल ली। अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस विद रिस्पेक्ट टू मटीरियल्स 100% कंप्लीट है, तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के 100 यूनिट्स हो गए, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 18 हो गया। प्लस प्लस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस विद रिस्पेक्ट टू लेबर सिर्फ और सिर्फ 80 यूनिट्स के बराबर है। तो आपने 80 को मल्टीप्लाई करना है 24 से। ये इसमें जो है ना एडजस्टमेंट होती है जो आपने समझनी है। फुल प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब ये होता था ना कि मुकम्मल यूनिट्स की आपने फुल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है, तो मुकम्मल का मतलब ये होता है कि पूरे पूरे कंप्लीट है। 400 यूनिट्स जो है वो विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल्स भी कंप्लीट है, विद रिस्पेक्ट टू लेबर भी कंप्लीट है। इसीलिए आपने कॉस्ट पर यूनिट टोटल निकाल ली। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल तो मुकम्मल है, इसीलिए आपने क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के 100 यूनिट्स को 18 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू लेबर क्योंकि वो 80% कंप्लीट है, इसका मतलब है कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 80 इक्विवेलेंट यूनिट्स के बराबर है। और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट 24 है लेबर की, 80 टाइम्स 24 हो जाएगा। अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूं 100 टाइम्स 18, ये मेरे पास आ जाएगा 1800, प्लस 80 टाइम्स 24, ये मेरे पास आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 3720। 3720 जो है वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की फुल प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। अब मैं इन दोनों को अगर ऐड करता हूँ 16,800 प्लस 3720 को मैं ऐड करता हूँ तो 16,800, इस चीज को समझना, ये मैं एडिशनल चीज आपको समझा रहा हूँ ताकि आपकी चीजें क्लियर हो। तो ये आ जाएगा 20,520। तो ये जो कॉस्ट है, ये जो 9,000 प्लस 11,520 है, 9,000 मटेरियल्स की, 11,520 लेबर की, ये भी 20,520 बनती है। तो ये सारा काम हम कर ही इसलिए रहे हैं कि इस 20,520 को क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की कितनी कॉस्ट आनी चाहिए और और मुकम्मल यूनिट्स में कितनी कॉस्ट हमने इसकी शामिल करानी है वो निकालने के लिए। यही तो काम होता है ना प्रोसेस कॉस्टिंग में, कि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से एसोसिएटेड कॉस्ट को डिस्कवर करना। मुकम्मल यूनिट्स अगले स्टेप में चले जाएंगे तो उनके साथ ये 16,800 ट्रांसफर हो जाएगा, जबकि जो बच जाएगा उसकी भी कॉस्ट का तो निकालना हमें पता होना जरूरी है ना। ये सारा काम हम इसीलिए कर रहे थे, ठीक है। ये मैंने आपको एक एडिशनल चीज बताई है, ये मैंने क्लास में भी बताई थी लेकिन मैंने दोबारा बताई है ताकि जो है ना आपका ये पॉइंट क्लियर हो कि हम ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं। ये बात आपको समझ आई है जो लास्ट मैंने बोली है? सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8.16, उसमें वो कह रहा है कि 340 लीटर्स ऑफ केमिकल वर प्रोड्यूस इन अ पीरियड। 340 लीटर्स केमिकल एक्स के बने थे, 10% का लॉस हुआ था इनपुट पे। आपने कितना इनपुट किया होगा? तो सिंपल सी लॉजिक है कि इनपुट जो है हमेशा 100% होता है।
इनपुट हमेशा 100% होता है। तो अगर 10% लॉस हुआ है तो इसका मतलब है कि आउटपुट जो है आपका वो 90% है, प्लस जो आपका लॉस है वो 10% है। तो ये जो 340 लीटर्स है ये आपका आउटपुट है। तो 340 लीटर्स 90% के बराबर है। तो 340 को आप अगर 90 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1% का आंसर आएगा। और क्योंकि उसने आपसे पूछा हुआ कि इनपुट कितना है और इनपुट 100% है, तो इस 1% के आंसर को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 100% का आंसर आ जाएगा। तो 340 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाई बाय 100 आपको दे देगा 377.77। तो नियरेस्ट यूनिट जो है वो 378 लीटर्स बनेगा। तो इसका मतलब है आपने 378 लीटर्स इनपुट किया है, 10% लॉस हुआ है, तभी आपका नतीजा जो है वो 340 लीटर निकला है। ऐसे जो है ना परसेंटेजेस के थ्रू आपने सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है? इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, what were the equivalent units for closing work in progress at the end of the period? closing work in progress के आपने equivalent units निकालने हैं। ठीक है, इन्होंने गलती से costing work in progress लिख दिया, लेकिन ये closing work in progress है। तो पहले आपने देखना है closing work in progress कितना है। पढ़ते हैं अब। A company uses process costing for its daily for its only process which produces product Z. No losses occur. There was no work in progress at the start of period. During the period 550 kgs of raw material were input. 550 kg आपने डाला एंड 150 केजी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स वर आउटपुट। 550 केजी आपका इनपुट था और मुकम्मल यूनिट्स जो हैं आपके वो कितने हुए थे? 150। इसका मतलब है कितने नामुकम्मल थे? 400। और 400 आपका क्लोजिंग आ गया। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के मैंने केजीज निकाल लिए 40 केजीज, सॉरी 400 केजीज। तो पहला काम तो ये हमने निकालना होता है। 550 केजीज आपने इनपुट किया, फिनिश आपका 150 केजी हुआ, यानी कि 400 केजी पे स्टिल काम जारी है। और जिस चीज पे काम जारी होता है उसको आप क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कहते हो। अब ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल 75% कंप्लीटेड है। यानी कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 400 केजीज विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल 75% कंप्लीट है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो मटेरियल है विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल वो 75% कंप्लीट है। तो 400 केजी जो कि 75% कंप्लीट है वो हो जाएंगे कितने एक्विवेलेंट यूनिट्स के बराबर? वो हो जाएंगे 300 एक्विवेलेंट यूनिट्स के बराबर, यानी कि 300 केजी के बराबर। 400 केजीज जो कि 75% मुकम्मल है वो 300 केजी के बराबर है। और विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन ये 400 केजी जस्ट 50% कंप्लीटेड है। तो 400 केजी जो कि 50% कंप्लीटेड है तो वो कितने एक्विवेलेंट यूनिट्स के बराबर? 200 के बराबर हो जाएंगे। तो 300 केजी और 200 केजी आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखें ऐसे आपने निकालना है कॉन्सेप्चुअली, बस आपने चलना है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस निकालना है विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल वो 75% मुकम्मल है। तो 400 केजी जो कि 75% मुकम्मल है वो 300 केजी के बराबर होंगे। और विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन वो 50% मुकम्मल है। तो 400 केजी जो कि 50% मुकम्मल है वो 200 केजी के बराबर होंगे। और जिसके बराबर होंगे हम कह सकते हैं वो इक्विवेलेंट यूनिट्स होता था। क्लियर है ये क्वेश्चन भी? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसमें अगेन हमने प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। तो वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। ठीक है, रेलिवेंट कॉस्ट को रेलिवेंट एक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करेंगे और प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है तो हम एंड में प्लस कर देंगे। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब फुल ही होता है। अब देखते हैं। रॉ मटेरियल कॉस्टिंग 12,800 वर इनपुट इनटू द प्रोसेस ड्यूरिंग अ पीरियड। तो मटेरियल कॉस्ट जो है वो है आपकी 12,800। कन्वर्जन कॉस्ट टोटल 18,430। कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो आपकी 18,430 है। नो वर्क इन प्रोग्रेस इन द बिगनिंग ऑफ पीरियड एंड नो प्रोसेस लॉसेस ड्यूरिंग द पीरियड। ये सारी चीजें जो है ना इन्होंने जो लिखा हुआ है नो वर्क इन प्रोग्रेस, ये आपके अगले लेवल पे जाके टेस्ट होंगे। अगले लेवल पे जाके आपका वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग भी होगा और लॉसेस भी होंगे। MA1 लेवल पे ये नहीं होता। 3,600 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वर कंप्लीटेड एंड in the period with 400 units remaining in the process at the end of the period. Complete for materials and 70% of conversion cost applied. 3600 यूनिट्स जो थे वो मुकम्मल हो चुके थे और 400 यूनिट्स जो है वो अभी प्रोसेस के एंड में मौजूद थे, यानी कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है। कंप्लीट फॉर मटेरियल क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल 100% कंप्लीट था, विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन जस्ट 70% कंप्लीट था।
आपने प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। तो मैं अगेन वो पूरे का पूरा ग्राफ बना देता हूँ, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो ग्राफ जो है, जो टेबल मैंने आपको बनवाया था, उसमें सबसे पहली चीज थी फिनिश्ड यूनिट्स, ठीक है। फिनिश यूनिट्स, फिनिश यूनिट्स के बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। फिर पहली जो चीज थी, पहला कॉलम था, उसमें यूनिट्स आते थे। फिर मटेरियल्स का कॉलम था, मटेरियल्स में आपने लिखना था कि कितने परसेंट कंप्लीट हैं और कितने एक्विवेलेंट यूनिट्स के बराबर होंगे। फिर दूसरी चीज जो थी वो थी कन्वर्जन। कन्वर्जन में भी आपने देखा था कि विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कितने परसेंट कंप्लीट है और कितने एक्विवेलेंट यूनिट्स के बराबर है। यहाँ पर आपने टोटल एक्विवेलेंट यूनिट्स निकालने थे, ठीक है, और यहाँ पर आपके टोटल यूनिट्स आ जाते थे। फिनिश यूनिट्स उसने बताया हुआ कितने, 3600 यूनिट्स फिनिश यूनिट्स हैं, और 400 यूनिट्स जो है वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में। फिनिश यूनिट्स का मतलब यही होता है कि जो मुकम्मल होते हैं, तो वो विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल भी इसका मतलब है 100% मुकम्मल होंगे, 3600 के बराबर होंगे, और विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन भी 100% मुकम्मल होंगे, तो 3600 के बराबर होंगे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो कि 400 यूनिट्स का था, वो उसने कहा है कि कंप्लीट फॉर मटेरियल्स है, कि मटेरियल्स के हिसाब से वो 100% के बराबर है, यानी कि 400 जो कि मटेरियल्स के हिसाब से 100% के बराबर है, वो 400 एक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल के बराबर होगा। इसके टोटल एक्विवेलेंट यूनिट्स आगे 4000, और विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन सिर्फ 70% मुकम्मल था। तो 400 यूनिट्स जो कि विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन 70% मुकम्मल है, वो 280 यूनिट्स के बराबर होंगे। 7 4 28। एक्विवेलेंट यूनिट्स जो कन्वर्जन के आगे हैं वो आगे 38880। अब मैंने कॉस्ट पर एक्विवेलेंट यूनिट निकालनी है, तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ, यहाँ पर निकाल लेता हूँ। पहले मैं निकालता हूँ कॉस्ट पर एक्विवेलेंट यूनिट मटेरियल की। मटेरियल की कॉस्ट मैंने नीचे लिखी हुई है 12800, और मटेरियल के एक्विवेलेंट यूनिट्स मैंने ये निकाले हुए 4000। तो 12800 डिवाइडेड बाई 4000 आपको दे देगा 3.2। और विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन की मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ कॉस्ट पर एक्विवेलेंट यूनिट विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। तो कन्वर्जन की जो कॉस्ट है वो ये लिखी हुई है 18430, और एक्विवेलेंट यूनिट्स जो है वो 38880 के बराबर है, तो 3880। तो इसकी कॉस्ट पर आ जाएगी इक्विवेलेंट यूनिट 4.75। तो 4.75 ये आ गई, 3.2 विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल आ गई, 4.75 विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन आ गई। क्योंकि उसने प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट पूछी हुई है, तो मतलब पूरे यूनिट की बतानी है, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट बतानी है, तो मैं इन दोनों कॉस्ट पर यूनिट को ऐड कर दूंगा, 3.2 को विद 4.75, तो मेरे पास 7.95 आ जाएगा। 7.95 आपका आंसर है। क्लियर है ये चीज? बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बस कॉन्सेप्चुअली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, बाकी ये इतना कोई खास मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर वो आपसे पूछता ना कि मुझे बताओ कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की क्या कॉस्ट है, मुकम्मल कॉस्ट क्या है, तो आपने क्या करना था, आपने 3.2 जो है, जो मटेरियल्स वाली थी, उसको मल्टीप्लाई करना था पूरे यूनिट्स के साथ, और 4.75 जो कन्वर्जन की है, क्योंकि ये 280 इक्विवेलेंट यूनिट्स है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन, तो 280 को 4.75 से मल्टीप्लाई करना था। और फिनिश यूनिट्स का कैसे करना था मैंने आपको ऊपर बता दिया है। मैंने आपको ऊपर दोनों सिनारियोज बता दी, और नीचे भी जो है ना ये एक ग्राफ आ गया, तो ये ग्राफ अगर आपको आता है तो आपके लिए चीजें मुश्किल नहीं होंगी। क्लियर है फिर ये क्वेश्चन, ये भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सही है। अब अगला क्वेश्चन है, when this is corrected what will be the effect on the cost per unit and total value of work in progress? In a production process, the percentage completion of work in progress at the end of the period was found to be understated. कि जो वर्क इन प्रोग्रेस है ना, उसको आपने अंडरस्टेट कर दिया था, कम शो कर दिया था। तो इसका क्या इफेक्ट होगा कॉस्ट पर यूनिट पे और टोटल वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस पे? बल्कि ये इसमें थोड़ी चेंज है कि अगर आपने क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो है, या वर्क इन प्रोग्रेस को अंडरस्टेट करने का मतलब है कम शो कराया था। जब आप इस चीज को ठीक करेंगे, ठीक है, जब आप इस इफेक्ट को ठीक करेंगे, जब आप वर्क इन प्रोग्रेस को दोबारा ठीक करेंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा वर्क इन प्रोग्रेस पे और कॉस्ट पर यूनिट पे? तो देखें, अगर आपने वर्क इन प्रोग्रेस को कम शो करवाया था, जब आप इस चीज को करेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है आप उसको मजीद इजाफा कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने 60 kg वर्क इन प्रोग्रेस से कम शो कराए थे,
तो आप मजीद उसको दोबारा करेक्ट कर देंगे, तो करेक्ट कर देंगे तो वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ये तो बहुत सिंपल बात है। अगर आपने एक चीज को कम शो कराया था, अब आपने उस एरर को ठीक कर दिया, तो वो चीज दोबारा ज्यादा हो जाएगी। कॉस्ट पर यूनिट पे क्या इफेक्ट होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपने समझनी है। देखिए वर्क इन प्रोग्रेस अगर जब दोबारा ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि जो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट हम यूनिट निकालते हैं, ये ऊपर हमने निकाली भी थी, अगर ये 400 की जगह, फॉर एग्जांपल ये 280 था, ये 280 आपने कम शो करवाया है वर्क इन प्रोग्रेस। अगर ये 280 की जगह 320 हो जाता, 320 हो जाता, तो ये एक्विवेलेंट यूनिट्स बढ़ जाते और कॉस्ट पर एक्विवेलेंट यूनिट क्या हो जाती, डिक्रीज हो जाती। कॉस्ट पर एक्विवेलेंट यूनिट डिक्रीज हो जाती, क्योंकि जो कॉस्ट है अब वो ज्यादा वर्क इन प्रोग्रेस और ज्यादा वर्क इन प्रोग्रेस में शेयर हो रही है। ये मेरी बात आपको समझ आई है? ये ऊपर वाले से मैं रिलेट करके बता रहा हूँ कि आपने एरर को करेक्ट किया तो वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू तो ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे ये 280 थी, आपने 40 से कम शो कराया, आपने दोबारा 320 कर दिया, तो वर्क इन प्रोग्रेस आपका 320 हो गया, वो इंक्रीज हो गया। तो पहली चीज तो ये होगी कि वर्क इन प्रोग्रेस इंक्रीज है। कॉस्ट पर यूनिट पे क्या इफेक्ट होगा, जब ये 280 वाली चीज वर्क इन प्रोग्रेस की आपने करेक्ट करके 320 कर दी, तो इसका मतलब है ये यूनिट्स टोटल ज्यादा हो जाएंगे। और जब आप ज्यादा यूनिट से इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी, क्योंकि आप ज्यादा यूनिट्स पे कॉस्ट शेयर हो रही है ना। जो कॉस्ट पर यूनिट है वो डिक्रीज करेगी। जब ये एरर करेक्ट होगा तो आपकी वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू इंक्रीज करेगी और कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज करेगी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगेन उसने पूछा हुआ कॉस्ट पर केजी क्या ड्यूरिंग द पीरियड अ कंपनी एज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड इट यूजेस प्रोसेस कॉस्टिंग ड्यूरिंग अ पीरियड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स इनपुट इनटू द प्रोसेस वाज 3000, तो इनपुट कॉस्ट 3000 है, वर्क इन प्रोग्रेस कोई नहीं है। 1000 kg of materials were used and losses are 5% of input, conversion cost were 6,000, there is no closing work in progress। तो कॉस्ट पर केजी आपने निकालना है, तो कॉस्ट पर केजी आपने निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, नेट कॉस्ट ऑफ इनपुट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। नेट कॉस्ट ऑफ इनपुट क्या है, 30,000 मटीरियल्स की है और 6,000 कन्वर्जन की है, 36,000 होगी। एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होता था कि नॉर्मल लॉस को इनकॉर्पोरेट करके, इनपुट आपका 1000 kg था, 5% आपका नॉर्मल लॉस था, तो 1000 kg का 5% आपका नॉर्मल लॉस हो गया 50 kg। इसका मतलब है कि आपका जो आउटपुट आया, एक्सपेक्टेड आउटपुट, वो कितना होगा, 950 kg। 10% को लॉस है ना, तो 950, तो 36,000 डिवाइडेड बाई 950, 36,000 डिवाइडेड बाई 950 आपको दे देगा 37.89। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई ऐसा चीज ही थी। क्लियर है ये? अगला 8.21 भी ऐसे ही करना है। उसमें भी इनपुट कॉस्ट है वो 27,800 है। एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट जो आपका है वो 500 यूनिट्स इनपुट थे, 15% लॉस था। तो 500 का 15% आपका लॉस है, तो 500 टाइम्स 15%, 75। 75 का लॉस है, 500 आपने इनपुट किए थे, तो आउटपुट आपका आ जाएगा 500 माइनस 75, 425। 425 से आप इसको डिवाइड करते हैं तो 27,800 डिवाइडेड बाई 425 आपको दे देगा 65.41। ऑप्शन बी आंसर है। इसके लास्ट 3-4 क्वेश्चन रह गए। अब विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द बैच कॉस्टिंग, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि बैच कॉस्टिंग को डिफाइन करती है। नंबर 1, a costing method used where each cost unit is separately identifiable where production may not take place for inventory। तो ये बैच कॉस्टिंग की डेफिनेशन नहीं हुई थी, ये जॉब कॉस्टिंग की डेफिनेशन लग रही है कि ईच यूनिट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल जो है वो जॉब कॉस्टिंग में भी होती है और बैच कॉस्टिंग में भी होते हैं कि आप बैचेस के अंदर यूनिट्स को सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हो, जॉब कॉस्टिंग में भी आप सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हो हर जॉब को। वेयर प्रोडक्शन में नॉट टेक्स प्लेस फॉर इन्वेंट्री, ये एक असली चीज है कि प्रोडक्शन इन्वेंट्री के लिए नहीं होती। जॉब कॉस्टिंग में जो है ना, प्रोडक्शन इन्वेंट्री के लिए नहीं होती। जॉब कॉस्टिंग में तो आप जॉब्स कर रहे होते हो ना, कोई मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं कर रहे होते ना, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हो, जॉब कर रहे होते हो।
इलेक्ट्रीशियन हो गए, प्लम्बर्स हो गए, कोई वो इन्वेंट्री तो नहीं बना रहे होते ना, वो जॉब प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इसीलिए जो है ना ये गलत होगा, क्योंकि हमने बैच कॉस्टिंग का बताना है। तो मे नॉट टेक प्लेस फॉर इन्वेंट्री का मतलब ये है कि ऐसा कॉस्टिंग मेथड जिसमें एक कॉस्ट यूनिट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है, और उस कॉस्टिंग मेथड में वो कॉस्टिंग मेथड आप इन्वेंट्री बनाने के लिए नहीं करते, तो वो जॉब कॉस्टिंग हुआ। A costing method where there are separately identifiable processes where production may takes place for continuous jobs। तो ये जो है ये प्रोसेस कॉस्टिंग की डेफिनेशन होगी, ठीक है। प्रोसेसेस के बारे में बात की जा रही है तो प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया। अ कॉस्टिंग मेथड यूज्ड वेयर ईच कॉस्ट यूनिट इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल वेयर प्रोडक्शन में टेक्स प्लेस फॉर इन्वेंट्री। तो यस, वो कॉस्टिंग मेथड जिसमें कॉस्ट यूनिट को सेपरेटली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और प्रोडक्शन आप इन्वेंट्री बनाने के लिए करते हो, ठीक है। बैच कॉस्टिंग में आप शर्ट्स बना रहे होते हो, फुटवेयर बना रहे होते हो, ठीक है, तो ये सारी इन्वेंट्रीज है ना, केस बना रहे होते हो, फूड प्रोडक्ट्स बना रहे होते हो। तो ये बैच कॉस्टिंग की प्रॉपर मुकम्मल डेफिनेशन हुई। तो देखिए एक चीज का डिफरेंस है इसमें, अगर प्रोडक्शन इन्वेंट्री के लिए नहीं हो रही, जैसे जॉब कॉस्टिंग है उसमें आप इलेक्ट्रीशियन है, किसी के घर में जाता है, बिजली का काम करता है, कहीं हो जाएगा बिजली का काम करेगा, प्लम्बर जो है वो पाइप्स का काम करेगा, ठीक है। तो वो जॉब कर रहा है, वो इन्वेंट्री बनाने का नहीं काम कर रहा, ठीक है। जॉब कॉस्टिंग में इन्वेंट्री बनाने का काम नहीं होता, जबकि बैच कॉस्टिंग में इन्वेंट्री बनाने का काम होता है। तो पहली जो चीज है वो तो दोनों की सेम है कि सेपरेटली आइडेंटिफाइबल प्रोसेस, जो अगली चीज है ना वो डिफरेंस क्रिएट करती है। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन? इसके बाद आ गया बैच कॉस्टिंग का एक अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन है, और इसमें आपके कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाएंगे। तो देखें, बैच और जॉब कॉस्टिंग का सवाल आपको जो मर्जी आए ना, बस आपने क्या निकालना है, आपने उस जॉब को करने के लिए, उस बैच को करने के लिए जितनी भी कॉस्ट होती है, जितनी भी कॉस्ट है, वो कॉस्ट टोटल आपने निकालनी है, ठीक है। तो बाकी उसने अगर कॉस्ट पर यूनिट पूछा हुआ तो नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देना है, लेकिन मेन चीज ये है। अब इस सवाल में उसने कॉस्ट पर यूनिट पूछा हुआ है, तो आपने टोटल कॉस्ट निकालनी है और उसको यूनिट से डिवाइड कर देना है, सिंपल। तो पहले मैं टोटल कॉस्ट निकालता हूँ, वन बाय वन सारी कॉस्ट में लिस्ट डाउन करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक कंपनी है, वो फुटबॉल टेबल्स बनाती है, ठीक है, और उनकी कॉस्ट ये है ओवरहेड्स की। वेल्डिंग डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स 6,000 है और उसमें 12,000 लेबर आवर्स काम होता है। असेंबली डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स 8,000 है, उसमें 1,000 लेबर आवर्स काम होता है। सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आप प्रोडक्शन कॉस्ट का 20% शामिल कराते हो। 250 टेबल्स आप बनाते हो, तो यूनिट्स मेरे पास 250 आ गए, तो मैं जो भी कॉस्ट आएगी उसको इससे डिवाइड करूंगा। और इस टाइप, कोई टाइप उसकी बताई हुई है, मेड एज अ बैच 8008, ये इस बैच में आप बनाते हो और ये कॉस्ट लगती है आपकी। मटीरियल्स की कॉस्ट आपकी 10,000 लगती है। लेबर, वेल्डिंग डिपार्टमेंट का जो है लेबर 100 घंटे काम करता है और उसको आप 7 पर आवर देते हो। असेंबली डिपार्टमेंट का लेबर 250 घंटे काम करता है, उसको आप 10 पर आवर देते हो। और आपने ये कोई कॉस्ट ऑफ हायरिंग स्पेशल एक्सरे इक्विपमेंट, तो देखिए आपने एक स्पेशल एक्सरे इक्विपमेंट हायर किया हुआ है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस आपका हो गया, ठीक है। इसी पर्पस के लिए होगा कि किस पर्पस के लिए, कि जो ये टेस्टिंग करने के लिए इस चीज की 600 का खर्चा आप ये भी करते हो। तो मैं टोटल कॉस्ट निकालता हूँ पहले, ठीक है। सबसे पहले तो कॉस्ट आ जाएगी मेरी मटेरियल्स की कॉस्ट, वो आ जाएगी 10,000। फिर मैं लेबर की कॉस्ट निकालूंगा। आप दो तरह का लेबर काम करता है, एक करता है वेल्डिंग वाला, 100 घंटे काम करता है और 1 घंटे का उसको 7 मिलता है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 7 आपके पास आ जाएगा 700। वेल्डिंग डिपार्टमेंट की लेबर कॉस्ट आ गई आपकी 700। और असेंबली वाले 250 घंटे काम करते हैं और 1 घंटे का उनको आप 10 देते हो, $10 लेबर को। इसका मतलब है इसकी कॉस्ट आ गई 2500। 700 प्लस 2500, तो लेबर की आपकी कॉस्ट आ गई 3200। फिर ये जो स्पेशल इक्विपमेंट आपने हायर किया है, ठीक है, तो ये एक एक्सपेंस हो गया। हायरिंग ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट आपको पता है वो एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस आ गया आपका 600 का। फिर उसके बाद ओवरहेड्स अब आपने शामिल कराने हैं। ओवरहेड्स दो तरह के, तो दो तरह के, तो इसका मतलब है कि आपने दोनों शामिल कराने हैं, ठीक है। अब ओवरहेड्स जो हैं उसने यहाँ पर, अब आप, उसने आपको यहाँ पर बताया हुआ नहीं है कि ओवरहेड्स आपने कैसे शामिल कराने हैं, लेकिन उसने आपको खुद बहुत बजटेड एक्टिविटी दी हुई है कि लेबर आवर्स ये काम होते हैं, तो इसका मतलब है इन्हीं लेबर आवर्स की बेसिस पे ही आपने शामिल कराने हैं, ठीक है। ओवरहेड्स आपने लेबर आवर की बेसिस पे ही शामिल कराने हैं। यहाँ पर मैं ओ ए आर यहीं पे निकाल लेता हूँ। तो वेल्डिंग डिपार्टमेंट का ओ ए आर क्या होगा, 6,000 डिवाइडेड बाय 1,200, ये यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5।
5 आ जाएगा वो यार पर आवर। यानी कि वेल्डिंग डिपार्टमेंट का एक लेबर के घंटे के हिसाब से $5 शामिल कराना है, और असेंबली का आ जाएगा आपका 8,000 डिवाइडेड बाय 1000, वो यार आपका आ जाएगा 8 पर आवर। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है? ये समझ आइए मैंने वो यार कैसे निकाला है? ठीक है, अब मैं बस शामिल करा देता हूँ। सबसे पहले मैं वेल्डिंग का ओ यार शामिल कराता हूँ। तो वेल्डिंग का पर आवर आपने $5 शामिल करना है पर लेबर आवर। और टोटल वेल्डिंग डिपार्टमेंट में जो लेबर काम कर रहा है वो कितने घंटे कर रहा है? 100 घंटे कर रहा है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। असेंबली डिपार्टमेंट का आपने एक लेबर आवर के हिसाब से 8 घंटे शामिल कर $8 शामिल कराना है। और असेंबली डिपार्टमेंट वाला इस जॉब इस बैच में कितने घंटे लगा रहा है? 250 घंटे लगा रहा है। ओवरहेड्स आप इतने शामिल कराएंगे, ये आ जाएगा आपके पास 500। और ये आपके पास आ जाएगा 250, 2000। टोटल ओवरहेड्स आपके पास आ गए 2500 आ गए। अब ये सारी कॉस्ट का टोटल ले लें। 10,000 प्लस 3200 आपकी होगी 13,200, फिर 13,800 और 2,500, 16,300। और लास्ट चीज है जो कि आपने शामिल करानी है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स या नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। कैसे आपने शामिल करानी है? कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ना उसका 20% जो है ना आपने ओवरहेड्स का, प्रोडक्शन कॉस्ट का 20% एज अ सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का शामिल कराना है आपने। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर 20% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट ये है 16,300, इसका 20% आपके नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हो जाएंगे। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट 16,300 का 20% है, तो ये आ जाएगा आपके पास 3,260। टोटल कॉस्ट इस बैच को बनाने की जो टोटल कॉस्ट है वो लग जाएगी 19,560। प्रोडक्शन कॉस्ट का फॉर्मूला आपको होपफुली याद होगा, प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो ये मटेरियल लेबर एक्सपेंस प्राइम कॉस्ट होगी, और ये ओवरहेड्स क्योंकि प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, प्रोडक्शन से इनका ताल्लुक है इस लेबर का, तो इस वजह से ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स इसमें ऐड किए तो हमने प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई, उसमें हमने नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट शामिल कर दी। ये फॉर्मूले याद है ना आपको? सम ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट इज प्रोडक्शन ओवरहेड इज इक्वल टू प्रोडक्शन कॉस्ट, और प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। याद है आपको? कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 19,560 है। कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो टोटल कॉस्ट बैच की 19,560 है, और आप 250 टेबल बनाओगे। एक टेबल की जो आपको अल्टीमेटली कॉस्ट पड़ेगी वो पड़ेगी 78.24। ऑप्शन बी आपका आंसर हो। क्लियर है? क्लियर है ये क्वेश्चन? बस सारी की सारी जो कॉस्ट एसोसिएटेड है ना वो आपने इंक्लूड करनी है और रिक्वायरमेंट को फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे पूछता कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट बताओ, और वो कहता है कि जो टोटल कॉस्ट निकलेगी ना उसका 20% आपने प्रॉफिट चार्ज करना है। तो 19,560 का 20% आप प्रॉफिट निकालते हैं, उसको उसमें ऐड करते, टोटल सेलिंग प्राइस या इनवॉइस प्राइस आ जाती है, उसको डिवाइड कर देते जितने टेबल्स आपने बनाने थे या बेचने थे, तो आपके पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाती है। ये आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को फॉलो करना है। अब 8.24 लास्ट क्वेश्चन है। In which of the following areas of production would process costing not be used? इनमें से कौन सा एरिया जहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग यूज आप नहीं कर सकते? फूड प्रोसेसिंग में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बैचेस में एक चीज बना रहे हैं तो बैच कॉस्टिंग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर फूड भी एक डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू चल रहा है, हो रहा है, तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि हमने बताना है कि इसमें आप यूज नहीं कर सकते। पेपर माइलिंग में यस, पेपर पेपर जो बनता है वो भी प्रोसेसेस के थ्रू बनता है ना। लकड़ी से पहले आप उसको रिफाइन करते हो, फिर उसको काटते होगे, ठीक है, पेपर निकालते होगे, उसमें फिर सारा सिस्टम करते होगे, प्रॉपर प्रोसेसेस के थ्रू जो है ना वो पेपर बनता है। इसमें भी प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होती है। मिल्क ट्रीटमेंट में भी प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होती है, ठीक है। कार मैन्युफैक्चर जो है ना उसमें देखें प्रोसेस कॉस्टिंग इस्तेमाल नहीं हो सकती। कार मैन्युफैक्चर में आप प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसमें बैच कॉस्टिंग आप यूज कर सकते हो। जैसे जो भी मॉडल आता है गाड़ी का, वैसे मॉडल की सेम गाड़ियां आप बनाती हो। प्रोसेस कॉस्टिंग तो ये होता है ना कि बनते हुए डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू एक चीज जा रही है। तो कार मैन्युफैक्चर जो है ना वहां पर बैच कॉस्टिंग यूज होगी, प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होने के चांसेस नहीं है। फूड प्रोसेसिंग में अगर बैचेस में चीजें बन रही है तो बैच कॉस्टिंग भी यूज हो सकती है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग में प्रोसेस कॉस्टिंग भी चल सकती है, ठीक है।
लेकिन कार मैन्युफैक्चर में जो है ना प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं चल सकती। ये इसका आंसर होगा। क्लियर है ये? सही है। अब अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, किट का। कॉस्ट पर केजी ऑफ आउटपुट बताना है। 20 वही वाला फॉर्मूला होगा। टी अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन आप फॉर्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं। फॉर्मूला वही है, नेट कॉस्ट ऑफ इनपुट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। नेट कॉस्ट ऑफ इनपुट देख लेते हैं क्या है। 2700 के जी ऑफ मटीरियल कॉस्टिंग 9 पर के जी। तो एक तो आ गई मटीरियल की कॉस्ट, 2700 टाइम्स 9, वो आ गई आपके पास 27 आ जाएगी 24,300। उसके अलावा वो कह रहा है कि 10% जो है वो आपका लॉस है, वो वेस्टेज। और कन्वर्जन कॉस्ट है 18,650। कन्वर्जन कॉस्ट में ले लेता हूँ 18,640। टोटल नेट कॉस्ट ऑफ इनपुट आ जाएगी 24,300 प्लस 18,640। एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा? आपने 2700 के जी था मटेरियल का, जिसमें से 10% आपका लॉस हुआ है। लॉस आपका 270 हुआ है, तो इसका मतलब है जो आउटपुट होगा वो होगा 2700 माइनस 270। तो 2700 माइनस 270 आपके पास आ जाएगा 2430। एक्सपेक्टेड आउटपुट आपका 2430 है। तो अब इसका आंसर निकाल लेते हैं। 24,300 प्लस 18,640, 42,940 आ गया, डिवाइडेड बाई 2430 आपने किया। तो ये आपके पास आ जाएगा 17.67। 17.67 आपका आंसर होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। टी अकाउंट के थ्रू भी आप कर सकते थे, ठीक है, लेकिन ये इससे भी आसानी से हो जाता है, तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ये क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें, पूछ लीजिए। सही है, फिर इसके साथ जो है हमारी जॉब बैच प्रोसेस कॉस्टिंग की पीपीपी किट भी मुकम्मल होगी।